नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कोई दवा लेते हैं, चाहे वो छोटी सी गोली हो या एक चम्मच सिरप, उसमें सिर्फ बीमारी ठीक करने वाला तत्व ही नहीं होता। असल में हर दवा अपने आप में एक पूरी इंजीनियरिंग की मिसाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मतलब एपीआई की बात नहीं है, जो असल में असर दिखाता है। दवा का पूरा स्वरूप, जिसे हम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म कहते हैं, गोली, कैप्सूल, सिरप, क्रीम, इंजेक्शन, ये सब बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया जाता है। यही वो क्या कहते हैं अंतिम उत्पाद है जो मरीज तक पहुंचता है। और आज हम इसी दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हमारी ये बातचीत आधारित है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड क्लिनिकल रेलेवेंस नाम के कुछ स्टडी मटेरियल पर। हम समझना चाहते हैं कि आखिर दवाएं इतने अलग-अलग रूपों में क्यों आती हैं और ये रूप दवा की सुरक्षा, असर और स्थिरता के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। देखिए, इसमें दो मुख्य खिलाड़ी हैं। एक तो एपीआई, जो दवा का हीरो है, असल चीज, और दूसरा है एक्सीपिएंट्स, वो सहायक सामग्री जिन्हें अक्सर लोग गलती से निष्क्रिय या इनएक्टिव समझ लेते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये कितने सक्रिय और महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा मकसद है इस पूरी प्रणाली को एक तरह से समझना। तो फिर ये अलग-अलग डोसेज फॉर्म बनाना इतना जरूरी क्यों है? क्या सीधे एपीआई का पाउडर ही नहीं दे सकते? नहीं नहीं, ऐसा करना कई वजहों से खतरनाक और अव्यवहारिक होगा। सबसे पहली बात है सही खुराक। सोचिए, अगर आपको दवा का सिर्फ कुछ मिलीग्राम लेना हो तो पाउडर से वो सटीक मात्रा नापना लगभग नामुमकिन है। गोलियां या कैप्सूल जैसी यूनिट डोज ये पक्का करती हैं कि हर बार सही मात्रा मिले। क्लिनिकल ट्रायल में तो ये बेहद जरूरी है, वरना नतीजों पर भरोसा कैसे करेंगे। हाँ, ये बात तो है। जरा सी भी मात्रा ऊपर नीचे होने से असर कम हो सकता है या शायद साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं। और सुरक्षा का क्या मतलब, सेफ्टी? हाँ, सुरक्षा और स्थिरता भी बहुत अहम है। कई दवाएं हवा, नमी या रोशनी से खराब हो सकती हैं। कुछ दवाएं पेट के एसिड में ही नष्ट हो जाती हैं। तो डोजेज फॉर्म इन्हें इन चीज़ों से बचाता है। जैसे गोली के ऊपर की कोटिंग या इंजेक्शन के लिए वो सीलबंद शीशी, एम्पोल जिसे कहते हैं, वो दवा को सुरक्षित रखती है। और मरीज के लिए आसानी भी तो मायने रखती है। कई दवाएं बहुत कड़वी होती हैं या उनकी गंध अच्छी नहीं होती। गोलियों या सिरप में स्वाद और गंध को छुपाया जा सकता है ना? बिल्कुल। और सोचिए, बच्चों या बुजुर्गों को गोली निगलने में दिक्कत हो सकती है। उनके लिए तरल दवा ज्यादा सुविधाजनक है। हाँ, ये भी है। और दवा शरीर में कैसे और कब घुलेगी, मतलब रिलीज होगी, इसे भी डोजेज फॉर्म से कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ दवाएं तुरंत असर करें ये जरूरी होता है, तो कुछ का असर धीरे धीरे लंबे समय तक चाहिए होता है, जिसे सस्टेन्ड रिलीज कहते हैं। अगर कोई दवा पानी में ठीक से घुलती नहीं तो उसे सस्पेंशन के रूप में दे सकते हैं। और कुछ मामलों में तो दवा को सीधे वहीं पहुंचाना होता है जहां उसकी जरूरत है, जैसे त्वचा पर लगाने वाली क्रीम या अस्थमा के मरीजों के लिए इनहेलर। वो दवा सीधे फेफड़ों में पहुंचाता है। बिल्कुल सही। एक अच्छा उदाहरण है पाउडर फॉर सस्पेंशन। मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक है जो पानी में मिलाने पर जल्दी खराब हो जाती है। उसे पाउडर के रूप में पैक किया जाता है। इस्तेमाल से ठीक पहले उसमें पानी मिलाकर सस्पेंशन बना लेते हैं। इससे दवा स्थिर भी रहती है और बच्चों को देना भी आसान हो जाता है। ये स्थिरता और सुविधा का एक बढ़िया संतुलन है। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि डोजेज फॉर्म क्यों जरूरी हैं। अब इन्हें बांटते कैसे हैं? इनके कितने प्रकार होते हैं? मोटे तौर पर दो तरीके हैं। पहला, उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब वो दिखते कैसे हैं। ठोस, जैसे गोलियां, कैप्सूल, पाउडर। तरल, जैसे सॉल्यूशन जिसमें दवा पूरी तरह घुली हुई। सस्पेंशन, ठोस कण तरल में बिखरे हुए। सिरप, मीठा सॉल्यूशन। एलिक्सीर, मीठा और अल्कोहल वाला सॉल्यूशन। अर्धठोस, जैसे मलहम, क्रीम, पेस्ट, जेल। और गैसीय, जैसे इनहेलर, स्प्रे या एरोसॉल। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है दवा देने के रास्ते के आधार पर। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आरओए जिसे कहते हैं। जैसे ओरल यानी मुंह से लेना। पेरेंटरल मतलब इंजेक्शन द्वारा, नसों में आईवी, मांस में आईएम, त्वचा के नीचे एससी। ये पाचन तंत्र को बाईपास करता है। टॉपिकल या ट्रांसडर्मल, त्वचा पर या त्वचा के जरिए। म्यूकोसल, शरीर की झिल्लियों पर, जैसे नाक, आंख, कान, मलाशय, योनि। और सांस द्वारा, इनहेलेशन, फेफड़ों में। इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एक क्लासिक उदाहरण तो इंसुलिन है ना? उसे गोली के रूप में क्यों नहीं ले सकते? हाँ बिल्कुल। इंसुलिन एक प्रोटीन है। अगर इसे गोली से लिया तो पेट के पाचक एंजाइम्स इसे टुकड़ों में तोड़ देंगे, इससे पहले कि ये अपना काम कर सके। इसीलिए इसे इंजेक्शन यानी पेरेंटल रूट से ही देना पड़ता है, ताकि ये सीधे खून में जा सकें।
ये दिखाता है कि दवा का रास्ता चुनना कितना महत्वपूर्ण है। चलिए, अब तरल डोजेज फॉर्म्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आपने बताया ये दो तरह के होते हैं, मोनोफेजिक और बाइफेजिक। मोनोफेजिक यानी सॉल्यूशन जहां सब कुछ खुला हुआ है। हाँ, जैसे सिरप या ड्रॉप्स। इनका एक फायदा है कि दवा पहले से ही घुली हुई है, तो शरीर में जाते ही काम करना शुरू कर सकती है। उसे घुलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। इससे असर जल्दी होता है। दूसरा फायदा है डोज में लचीलापन, खासकर बच्चों के लिए। वजन के हिसाब से मात्रा कम ज्यादा करना आसान होता है। लेकिन हर चीज के फायदे हैं तो कुछ कमियां भी होंगी। जरूर। तरल, खासकर पानी वाले सॉल्यूशन में दवा के रासायनिक रूप से खराब होने का खतरा ज्यादा रहता है, डिग्रेडेशन जिसे कहते हैं। इससे उनकी शेल्फ लाइफ कम हो सकती है। पानी में बैक्टीरिया या फंगस भी आसानी से पनप सकते हैं, इसलिए इनमें प्रिजर्वेटिव्स डालना जरूरी हो जाता है। और हाँ, शीशी साथ ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, और घर पर चम्मच से नापते वक्त मात्रा में गलती होने की गुंजाइश भी रहती है। ठीक है, अब आते हैं बाइफेजिक तरल पर, जहां दवा पूरी तरह घुली नहीं होती। आपने सस्पेंशन और इमल्शन का जिक्र किया था। हाँ, बाइफेजिक यानी 2 फेज वाला सिस्टम। सस्पेंशन में दवा के बारीक ठोस कण तरल में तैरते रहते हैं। ये उन दवाओं के लिए अच्छा है जो पानी में घुलती नहीं, या घुलने पर कह सकते हैं स्थिर नहीं रहती। लेकिन इसमें तो कण नीचे बैठ जाएंगे, है ना? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है, सेडिमेंटेशन। कण कितनी तेजी से नीचे बैठते हैं ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। इसे स्टोक्स का नियम, स्टोक्स लॉ, मोटे तौर पर समझाता है। कण जितने बड़े और भारी होंगे और तरल जितना पतला होगा, वो उतनी जल्दी बैठेंगे। और अगर वो नीचे बैठकर जम गए तो पत्थर जैसे? उसे केकिंग कहते हैं, और ये सस्पेंशन की सबसे बड़ी कह सकते हैं नाकामी है। इसमें कण इतने सख्त जम जाते हैं कि हिलाने पर भी वापस मिक्स नहीं होते। ऐसी दवा बेकार और असुरक्षित हो जाती है, क्योंकि सही डोज नहीं मिल पाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मुलेशन बनाते वक्त कोशिश ये रहती है कि कण नीचे बैठने पर भी आसानी से वापस मिल जाएं। इसे नियंत्रित फ्लॉक्यूलेशन कहते हैं। कण हल्के फुल्के झुंड, फ्लॉक्स बना लेते हैं, जो जल्दी बैठते तो हैं, पर एक झटके से वापस घुल मिल जाते हैं। इसीलिए हर सस्पेंशन की बॉटल पर लिखा होता है, इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, बहुत जरूरी निर्देश है। समझ गई। और दूसरा बाइफेजिक प्रकार था इमल्शन। वो क्या है? इमल्शन में 2 ऐसे तरल होते हैं जो आपस में घुलते नहीं, जैसे तेल और पानी। एक तरल की नन्ही बूंदें दूसरे तरल में बिखरी होती हैं, और इन्हें एक साथ रखने का काम करता है इमल्सिफायर। अच्छा, जैसे दूध, उसमें भी तो फैट पानी में घुला होता है एक तरह से। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इमल्शन 2 मुख्य तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर, OW, तेल की बूंदें पानी में। ये आमतौर पर चिकने नहीं होते, पानी से धुल जाते हैं और पीने या IV इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है वाटर इन ऑयल, WO, पानी की बूंदें तेल में। ये चिकने होते हैं और त्वचा पर लगाने वाली क्रीम या लोशन में इस्तेमाल होते हैं। क्या इमल्शन भी अस्थिर हो सकते हैं, मतलब खराब हो सकते हैं? हाँ, इनमें भी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे क्रीमिंग, जिसमें बूंदें ऊपर या नीचे जमा हो जाती हैं, लेकिन हिलाने से ठीक हो सकता है। ज्यादा गंभीर है कोलेसेंस या ब्रेकिंग, जिसमें बूंदें मिलकर हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं। इन्हें स्थिर रखने के लिए सही इमल्सिफायर चुनना बहुत जरूरी है। ये इमल्सिफायर कैसे काम करते हैं और सही वाला कैसे चुनते हैं? देखिए, इमल्सिफायर ऐसे अणु होते हैं जिनका एक सिरा पानी को पसंद करता है, हाइड्रोफिलिक, और दूसरा तेल को, लिपोफिलिक। ये तेल और पानी के बीच एक परत बना लेते हैं और बूंदों को मिलने से रोकते हैं। कौन सा इमल्सिफायर किस काम के लिए बेहतर है, यह तय करने के लिए HLB मतलब हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम का इस्तेमाल होता है। यह एक पैमाना है जो बताता है कि इमल्सिफायर कितना पानी प्रेमी या तेल प्रेमी है। कम HLB वाले WO के लिए और ज्यादा HLB वाले OW इमल्शन के लिए अच्छे होते हैं। बात करते हैं जैसे क्रीम, मलहम वगैरह, ये त्वचा पर कैसे काम करते हैं? हाँ, ये टॉपिकल डिलीवरी के लिए होते हैं। मलहम, ऑइंटमेंट्स ज्यादातर तैलीय, ऑयली होते हैं। ये त्वचा पर एक मोटी परत बना देते हैं, ऑक्लूसिव लेयर कहते हैं, जो नमी को अंदर रोकती है। क्रीम्स असल में इमल्शंस होते हैं। OW वाले हल्के होते हैं, WO वाले ज्यादा चिकने और नमी देने वाले। पेस्ट क्रीम जैसे होते हैं, पर उनमें ठोस पाउडर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो गाढ़े और त्वचा पर टिके रहने वाले होते हैं। और जेल्स पानी आधारित होते हैं, पारदर्शी, चिकनाई रहित, और लगाने पर ठंडक देते हैं। त्वचा तो एक दीवार की तरह काम करती होगी, दवा इसके अंदर जाती कैसे है? बिल्कुल, त्वचा की सबसे बाहरी परत, स्ट्रैटम कॉर्नियम, मुख्य बाधा है।
इसे अक्सर ईंट और गारा मॉडल से समझाते हैं। ईंटें हैं मरी हुई कोशिकाएं, कॉर्नियोसाइट्स, और गारा है उनके बीच भरा लिपिड यानी वसा। ज्यादातर दवाएं इसी गारे मतलब लिपिड मैट्रिक्स के रास्ते अंदर जाती हैं। क्या सभी दवाओं के लिए ये आसान होता है या कुछ चीजों पर निर्भर करता है? नहीं, कई चीजें इस पर असर डालती हैं। त्वचा की हालत कैसी है, कटी फटी या सूखी त्वचा से दवा ज्यादा अंदर जा सकती है। शरीर का कौन सा हिस्सा है, हथेली और तलवों की त्वचा मोटी होती है जबकि चेहरे की पतली। दवा के अणु का आकार, मॉलिक्यूलर वेट, आमतौर पर 500 डाल्टन से छोटे अणु बेहतर घुसते हैं, और उसकी तेल और पानी में घुलनशीलता का संतुलन भी मायने रखता है। और फॉर्मुलेशन का क्या रोल है? मतलब क्या सिर्फ बेस बदलने से, जैसे मलहम की जगह जेल इस्तेमाल करने से असर बदल सकता है? बिल्कुल। बेस या वाहन सिर्फ दवा को त्वचा तक ले जाने का काम नहीं करता, वो खुद त्वचा की नमी और उसकी बाधा को प्रभावित कर सकता है। मलहम त्वचा को ज्यादा नम करके दवा का प्रवेश बढ़ा सकता है, जबकि जेल जल्दी सूख सकता है। फॉर्मुलेशन में दवा की सांद्रता और क्या कोई प्रवेश बढ़ाने वाले तत्व, पेनिट्रेशन एनहांसर्स, डाले गए हैं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि दवा कितनी अंदर जाएगी। तो बेस निष्क्रिय नहीं है, वो सक्रिय रूप से मदद करता है। दिलचस्प। अब एक और अनोखे डोसेज फॉर्म पर आते हैं, सपोजिटरीज। ये क्या होती हैं और क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? हाँ, सपोजिटरीज ठोस या अर्धठोस दवा होती हैं जिन्हें शरीर की गुहाओं, कैविटीज जैसे मलाशय, रेक्टम, योनि, वजाइना या कभी-कभी मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा में रखा जाता है। यह शरीर की गर्मी से पिघलकर या शरीर के तरल पदार्थों में घुलकर दवा रिलीज करती हैं। लेकिन इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? मुंह से दवा लेना ज्यादा आसान नहीं? कई स्थितियों में मुंह से दवा लेना संभव नहीं होता, जैसे अगर कोई बेहोश है या लगातार उल्टी कर रहा है या छोटे बच्चे जो गोली नहीं निगल सकते। यहाँ सपोजिटरीज काम आती हैं। और कोई खास फायदा भी है इनका? हाँ, एक बहुत बड़ा फायदा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचना। जब हम गोली खाते हैं तो दवा पेट और आंत से सोखने के बाद पहले लिवर में जाती है। वहाँ उसका काफ़ी हिस्सा मेटाबोलाइज होकर नष्ट हो सकता है। मलाशय के निचले हिस्से से सोखी गई दवा का एक बड़ा हिस्सा सीधे खून में जाता है, लिवर को बाईपास करते हुए। ये उन दवाओं के लिए बहुत फायदेमंद हैं जो लिवर में बहुत तेजी से टूट जाती हैं। अरे वाह, ये तो लिवर को क्या कहते हैं, धोखा देने का एक चालाक तरीका है। और क्या ये सिर्फ पूरे शरीर पर असर के लिए होते हैं या लोकल असर भी करते हैं? नहीं, स्थानीय असर, लोकल इफेक्ट के लिए भी इनका खूब इस्तेमाल होता है, जैसे कब्ज या बवासीर के इलाज के लिए रेक्टल सपोजिटरी या योनि संक्रमण के लिए वजाइनल सपोजिटरी, जिन्हें पेसरी या इंसर्ट भी कहते हैं। इनका बेस कैसे काम करता है? आपने कहा ये पिघलती या घुलती हैं। हाँ, बेस बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से दो तरह के बेस होते हैं। एक तो वसायुक्त या ओलिजिनस, जैसे कोको बटर या सिंथेटिक फैट्स, व्हाइट एप्सॉल। ये शरीर के तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस पर पिघलते हैं। दूसरे होते हैं पानी में घुलनशील या वाटर सॉल्युबल, जैसे ग्लिसरीन जिलेटिन या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पीईजी जिसे कहते हैं। ये शरीर के तरल पदार्थों में धीरे धीरे घुलते हैं। क्या बेस का चुनाव दवा की रिलीज को प्रभावित करता है? मतलब दवा कितनी जल्दी निकलेगी? बहुत ज्यादा। एक सामान्य सिद्धांत है, अगर दवा तेल में घुलनशील है, लिपोफिलिक है, तो वो वसायुक्त बेस से धीरे धीरे रिलीज होगी क्योंकि वो बेस में ही रहना चाहेगी। लेकिन अगर वही दवा पानी में घुलनशील बेस में है तो बेस के घुलते ही तेजी से रिलीज होगी। इसका उल्टा भी सही है। पानी में घुलनशील हाइड्रोफिलिक दवा वसायुक्त बेस से आसानी से निकल जाती है। इसीलिए दवा के गुणों के आधार पर सही बेस चुनना पड़ता है ताकि दवा सही दर पर रिलीज हो। कोको बटर का आपने जिक्र किया, क्या उसमें कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम? कोको बटर में पॉलीमॉर्फिज्म की समस्या होती है, मतलब वो अलग अलग तापमान पर पिघलने वाले कई क्रिस्टल रूपों में जम सकता है। अगर गलत रूप बन गया तो सपोजिटरी शरीर में पिघलेगी ही नहीं। सोचिए, चॉकलेट की तरह जो कभी-कभी अजीब तरह से सफ़ेद हो जाती है। इसीलिए आजकल ज्यादातर स्थिर सिंथेटिक बेस इस्तेमाल होते हैं, जैसे व्हाइट एप्सॉल। ये सब सुनने के बाद लगता है कि दवा बनाना वाकई एक जटिल कला और विज्ञान है। और हमने अभी तक एक्सीपियंट्स पर ज्यादा बात नहीं की, जिन्हें आपने शुरू में सहायक कहा था, वो निष्क्रिय चीजें। हाँ, एक्सीपियंट्स ये वो निष्क्रिय सामग्री हैं जो असल में बहुत सक्रिय भूमिका निभाती हैं। ये एपीआई के अलावा डोसेज फॉर्म में मौजूद हर चीज है। फिलर, बाइंडर, रंग, स्वाद, परिरक्षक, मतलब सब कुछ। तो ये सिर्फ गोली को आकार देने या सिरप को मीठा करने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं, इनके बहुत सारे काम हैं।
ये निर्माण प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, जैसे पाउडर का बहाव सुधारना। ये दवा को स्थिर रखते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडीकरण रोकते हैं। परिरक्षक बैक्टीरिया रोकते हैं। ये दवा का स्वाद, रंग, रूप सुधार कर मरीज के लिए उसे स्वीकार्य बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये दवा की रिलीज और शरीर में उसके सोखने मतलब बायो अवेलेबिलिटी को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। जैसे सस्पेंडिंग एजेंट कणों को बैठने से रोकते हैं या एमल्सिफायर तेल पानी को मिलाए रखते हैं। इसका मतलब अगर किसी दवा का ब्रांड बदला जाए और उसमें एक्सिपिएंट्स अलग हों, तो क्या उसका असर भी बदल सकता है? थोड़ा बहुत, हाँ, ऐसा हो सकता है, खासकर कुछ दवाओं के साथ। इसीलिए जेनेरिक दवाओं को भी ये साबित करना पड़ता है कि वो ओरिजिनल दवा की तरह ही शरीर में काम करती हैं, बायो इक्विवेलेंट है। एक्सिपिएंट्स को फार्माकोपिया जैसे यूएसपी, पीएचयूआर के मानकों पर खरा उतरना होता है। लेकिन फिर भी एपीआई और एक्सिपिएंट के बीच अनुकूलता, कंपैटिबिलिटी एक बड़ी चिंता रहती है। कभी-कभी कोई एक्सिपिएंट एपीआई को खराब कर सकता है या उसके अवशोषण को कम कर सकता है। क्या आप कुछ आम एक्सिपिएंट्स और उनके काम के उदाहरण दे सकते हैं जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं? तो जरूर, तरल दवाओं में सॉल्वेंट्स जैसे पानी, इथेनॉल, पीएच स्थिर रखने के लिए बफर्स, बैक्टीरिया रोकने के लिए परिरक्षक जैसे पैराबेन, ऑक्सीकरण रोकने वाले एंटीऑक्सीडेंट जैसे बीएचए, बीएचटी, गाढ़ापन बढ़ाने वाले एजेंट जैसे ज़ैंथिन गम, सतह तनाव कम करने वाले सरफैक्टेंट्स जैसे एमल्सिफायर, अर्धठोस में नमी बनाए रखने वाले ह्यूमेक्टेंट्स जैसे ग्लिसरीन, और जाहिर है स्वाद और रंग देने वाले एजेंट्स। ठोस दवाओं में भी डाइल्यूएंट्स मात्रा बढ़ाने के लिए, बाइंडर्स कणों को जोड़ने के लिए, डिसइंटीग्रेंट्स गोली को तोड़ने में मदद करने वाले, लुब्रिकेंट्स मशीन में चिपकने से रोकने के लिए, जैसे कई एक्सिपिएंट्स होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक सफल दवा सिर्फ एक प्रभावी एपीआई नहीं है, बल्कि एक होशियारी से डिजाइन किया गया पूरा सिस्टम है, डोसेज फॉर्म है। एकदम सही। एक एपीआई को एक सुरक्षित, प्रभावी, स्थिर और इस्तेमाल में आसान डोजेज फॉर्म में बदलना ही दवा निर्माण का असली जादू है, और इसमें एक्सिपिएंट्स की भूमिका बहुत बड़ी है। निष्कर्ष यही है कि डोजेज फॉर्म और उसके घटक खुद दवा के असर को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। बात सिर्फ एपीआई की नहीं है। और हम सबके लिए ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें अपनी दवाओं को बेहतर समझने में मदद मिलती है। जब डॉक्टर या फार्मासिस्ट हमें दवा लेने का कोई खास तरीका बताते हैं, जैसे खाने के साथ लेना या खाली पेट या गोली को तोड़ना नहीं, तो उसके पीछे अक्सर फॉर्म्युलेशन का विज्ञान होता है। बिल्कुल। और अब अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम देखते हैं कि एक साधारण सी गोली या क्रीम बनाने में भी इतनी इंजीनियरिंग लगती है, तो भविष्य में डोजेज फॉर्म डिजाइन में और क्या कमाल हो सकता है? क्या हम ऐसी दवाएं बना पाएंगे जो शरीर में ठीक उस जगह जाकर असर करें जहां जरूरत है, एकदम टारगेटेड? या क्या हर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से उसकी दवा का फॉर्मुलेशन मतलब पर्सनलाइज्ड तैयार किया जा सकेगा? संभावनाएं तो अनंत हैं।